बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट। तो आइए हम चर्चा करते हैं वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक क्या है, जिसका संबंध आगामी वर्ष में कहाँ कहाँ से आय होगी तथा कहाँ कहाँ कौन कौन सी खर्च की मदें होंगी, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो विधेयक लाए जाते हैं उन्हें हम वित्त विधेयक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनका संबंध वित्तीय मामलों से हो, वित्तीय मामलों से हो, क्या बोलेंगे उन्हें हम? वित्त विधेयक बोलेंगे। इसके हमारे सामने कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे हम बात करें कर की, तो कोई नया कर लगाना या कर में संशोधन करना, ये वित्तीय मामलों का एक पक्ष है, वित्तीय मामलों की एक बात है। एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, भारत की संचित निधि। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर कोई नया व्यय भारित करना हो तो हम कौन सा विधेयक लेकर आएंगे? वित्त विधेयक लेकर आएंगे। तो ये हम यहाँ देख लें कि वित्त विधेयक का संबंध वित्तीय मामलों से है, अर्थात वो कौन कौन से स्रोत होंगे जिनसे आय होगी और उन पर विधेयक आएगा, और वो कौन कौन सी मदें होंगी जिन पर खर्च होगा और उसे हम वित्त विधेयक के माध्यम से उसे तय करेंगे। वित्त विधेयक भिन्न भिन्न विषयों पर लाए जाते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक का विषय अलग अलग होता है। इस विषय को आधार बना करके हमने उसके स्वभाव को तय किया, अर्थात प्रत्येक वित्त विधेयक एक अलग प्रकृति का होता है और इस प्रकृति को आधार मान करके, उसके इस नेचर को आधार बना करके हमने वित्त विधेयक के प्रकार बनाए हैं, जो आपके सामने हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार देखने मिलेंगे आपको। देखिए, वित्त विधेयक के प्रकार। नंबर 1, धन विधेयक। अनुच्छेद 110। नंबर 2, प्रथम वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 का 1। नंबर 3, द्वितीय वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 का 2। इस तरह से 3 वित्त विधेयक आपके सामने हैं। हम यहाँ पर धन विधेयक की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे सामने प्रथम वित्त विधेयक और द्वितीय वित्त विधेयक बचते हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रथम वित्त विधेयक। प्रथम वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 का 1। प्रत्येक वित्त विधेयक का अपना अलग अलग नेचर होने की वजह उसके अलग अलग विषय सामग्री। हम ये देखते हैं प्रथम वित्त विधेयक में क्या विषय है, उसके आधार पर वित्त विधेयक की संसद में पारित होने की प्रक्रिया एकदम और विधेयक से अलग होगी, चूंकि उसके विषय अलग हैं। कहने का जो औचित्य यहाँ पर यह है कि किसी भी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया उस विधेयक में निहित विषय पर आधारित होती है, जो उसकी प्रकृति को निर्धारित करती है। तो आइए देखते हैं प्रथम वित्त विधेयक के विषय क्या हैं। विषय देखिए 110 प्लस
अन्य विषय। आर्टिकल 110, इसका मतलब ये है कि इसमें जो विषय है वो धन विधेयक भी शामिल है और कुछ अन्य विषय भी शामिल है। अब एक वित्त विधेयक में धन विधेयक भी शामिल है। वित्त विधेयक में धन विधेयक के शामिल होने का मतलब है कि इसका मतलब वित्त विधेयक व्यापक है, धन विधेयक उसका अंश मात्र है या उसका आकार, उसका स्वरूप छोटा है। इसलिए कहा भी गया है, देखिए यहाँ पर चित्र बनाकर देख लेते हैं, ये वित्त विधेयक है और इसके अंदर ये धन विधेयक है। ये सब, ये देखिए आप, ये वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है और ये धन विधेयक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, या हम ये कहें कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। इस गोले के बाहर वाले जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। तो ये हमें याद रखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वित्त विधेयक में धन विधेयक भी शामिल है, तो 110 भी शामिल है प्लस इसके साथ कुछ अन्य विषय भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रथम वित्त विधेयक को पारित करने के लिए कुछ हद तक आर्टिकल 110 अर्थात धन विधेयक के नियमों को भी मानना होगा, अर्थात इन नियमों का भी अनुसरण करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि प्रथम वित्त विधेयक किस प्रकार संसद में पेश होगा, उसका प्रस्तुतिकरण देखते हैं। संसद में प्रस्तुतिकरण, ये देखिए, नंबर 1 राष्ट्रपति की स्वीकृति। नंबर 1 बात देखिए, प्रथम वित्त विधेयक को संसद में रखने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के प्रथम वित्त विधेयक संसद में नहीं रखा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, केवल लोकसभा में पेश होगा, अर्थात संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर प्रथम वित्त विधेयक की ये अनिवार्यता है कि इसे कहाँ रखेंगे, इसे लोकसभा में ही रखा जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बातें किस विधेयक के साथ मैच कर रही हैं या किस विधेयक से समानता रखती हैं, ये दोनों बातें धन विधेयक से समानता रखती हैं। तो यहाँ तक की बात ये हो जाती है कि किस तरह से इस विधेयक का प्रस्तुतिकरण हुआ, इसे कैसे पेश किया गया। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक की क्या प्रक्रिया होगी। अब हम ये देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की वित्त विधेयक पर क्या भूमिका होगी। वित्त विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा की भूमिका। देखिए क्या भूमिका है। नंबर 1, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। एक बात हो गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रभावशाली हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, अर्थात इस विधेयक को दोनों के द्वारा पास होना होगा, दोनों को पारित करना होगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक भी इसे पारित ना करे या इससे सहमत ना हो, तो दूसरी बात
आएगी गतिरोध। क्या बोलेंगे? गतिरोध। यदि कोई एक असहमत हो तो क्या आएगा? उसे कहते हैं गतिरोध। और गतिरोध होगा तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसका जो परिणाम आएगा वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। ये हो गई लोकसभा तथा राज्यसभा की वित्त विधेयक पर भूमिका। उसके बाद अब मान लीजिए लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित होकर प्रथम वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो अब राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की भूमिका। जब दोनों सदनों से प्रथम वित्त विधेयक पारित होकर आ गया, तो अब राष्ट्रपति इस वित्त विधेयक पर क्या भूमिका अदा करेगा, इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, स्वीकृति दे सकता है। नंबर 2, स्वीकृति रोक सकता है। नंबर 3, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब आप देखिए, धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। धन विधेयक में यदि विधेयक पर पूर्व स्वीकृति हो गई है तो पुनर्विचार नहीं होगा, लेकिन वित्त विधेयक में पूर्व स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी क्या देख रहे हैं आप, पुनर्विचार हो रहा है। तो इस बात पर ध्यान रहे कि वित्त विधेयक में पूर्व स्वीकृति होने के पश्चात भी वित्त विधेयक पुनर्विचार जैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरह से ये थी राष्ट्रपति की प्रथम वित्त विधेयक पर भूमिका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं द्वितीय वित्त विधेयक, आर्टिकल 117 का 3। वो किस प्रकार से प्रथम वित्त विधेयक से भिन्न है, उसका विषय, उसकी प्रकृति किस प्रकार से भिन्न है, और उसके संसद में पारित होने की प्रक्रिया प्रथम वित्त विधेयक से कैसे भिन्न है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो द्वितीय वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 का 3, इस विधेयक का क्या नेचर है, इसके नेचर का अंदाजा हम इसके विषय से लगाएंगे और फिर इसके विषय इसके नेचर को तय करेंगे और जैसा नेचर वैसा पारित होने की प्रक्रिया। तो आइए हम बात करते हैं द्वितीय वित्त विधेयक के विषय की। विषय क्या है, विषय देख लेते हैं। विषय देखिए, संचित निधि है, भारत की संचित निधि। अब अगर इस संचित निधि पर क्या हो, कोई नया व्यय भारित करने की बात हो, ऐसा कुछ करने की बात हो, नया व्यय भारित करने की बात हो, तो अगर ऐसा कोई विधेयक है तो उस विधेयक का संबंध किससे होगा, द्वितीय वित्त विधेयक से होगा। याद रखें इस बात को। एक बात ही हो गई, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। इसके साथ आप एक शर्त देखेंगे कि इस विधेयक पर चर्चा तब होगी जब राष्ट्रपति चर्चा करने की अनुशंसा करे, राष्ट्रपति इसे संसद में डिबेट करने के लिए, संसद में चर्चा करने के लिए सिफारिश करे, तब इस पर चर्चा होगी। अर्थात राष्ट्रपति विधेयक पर चर्चा करने की सिफारिश करे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये हो गया इसका प्रथम भाग, द्वितीय वित्त विधेयक का प्रथम भाग कंप्लीट हो गया। अब संसद में ये किस तरह से पारित होगा, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में हम ये देखेंगे
कि वित्त विधेयक, द्वितीय वित्त विधेयक किस प्रक्रिया के तहत संसद में पारित होगा। तो याद रखें, यहाँ पर द्वितीय वित्त विधेयक साधारण विधेयक के सारे नियम कानून को फॉलो करता है, पूरी प्रक्रिया का अनुसरण करता है, इसलिए यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इतना याद रखेंगे कि द्वितीय वित्त विधेयक साधारण विधेयक की प्रक्रिया के तहत संसद में पारित होगा। ये विधेयक साधारण विधेयक की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात जिस प्रकार साधारण विधेयक पारित होता है उसी प्रकार पारित होगा। यह बात हो गई द्वितीय वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 का भाग 3। इस प्रकार हम यहाँ पर वित्त विधेयक की चर्चा पूरी कर चुके हैं।